साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि सभी को विदित है कि अभी कक्षा 11 व कक्षा 9 का रिजल्ट बन रहा है, तो उसमें जो हमारे द्वारा बनाई गई एक्सेल सीट है उस पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जानकारी चाहिए है ताकि वो आसानी से रिजल्ट बना सकें। तो मेरे पास कुछ ऐसे ही 10 प्रश्न आए हैं नाना प्रकार के प्लेटफॉर्म से। उन सबको मैंने कलेक्ट किया और उन 10 ही प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप आराम से कार्य कर सको और ताकि हमारे शिक्षक साथी परेशान न हो। आप सभी के मदद के लिए ये वीडियो है। आप पूरा इसको अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे और आपके 10 ही प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंदर है। आप पूरा देखें, इसको स्किप न करें ताकि आप पूरी जानकारी मिल सके। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि ये सीट है, ये हमें मिलेगी कहाँ? इस सीट का मिलने का पता इसी सीट पे दे रखा है। एक तो राजज्ञान वेबसाइट है, दूसरी आपके राज टीचर्स वेबसाइट है, तीसरा राज सेवक वेबसाइट है और चौथी है शाला सुगुन। इन चारों वेबसाइट पर ये अपडेट जो आज दिनांक 14 मई 2020 यानी आज की तारीख 14 मई गुरुवार के दिन ये अपडेट सीट है। इसमें सभी प्रकार की आपकी जो भी समस्या थी उसको हल करके नई अपडेट सीट डाली है। उस पर आप वर्क करोगे तो कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा भी आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी आपकी शंका है, उन सब समाधान इस वीडियो के अंदर किया गया है। और पहला प्रश्न जिसका उत्तर आपको मिल चुका है कि कहाँ से। दूसरा कि अगर हमें इसकी सहायता के लिए कोई वीडियो मिल जाए तो लिंक वगैरह, तो ये भी लिंक भी इसी सीट पे दे रखे हैं। चैनल का लिंक भी है। आप डायरेक्ट हीरालाल जाट से यूट्यूब चैनल पर सीधे जा सकते हो और वहाँ से कक्षा 9 और 11 का जो भी वीडियो अपलोड किया है वहाँ से आप आराम से इस चीज़ को देखकर भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, अगर हम शाला दर्पण से डाटा जो है उसको डाउनलोड नहीं करके अगर हम मैनुअल टाइप या फीडिंग करना चाहे तो क्या इस सीट में कर सकते हैं क्या? तो उसका उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस सीट पर मास्टर के बाद में SD डाटा जो पेस्ट है इसके अंदर आप पेस्ट करते हो, इस पे आपको पेस्ट नहीं करके इस सीट को एक छोड़ देवे और स्टूडेंट जो डाटा एंट्री है ये सीट, इस पे आप मैनुअली फीडिंग कर सकते हैं आराम से। जो जो चीज़ चाहिए वो आराम से यहीं पे आप फीडिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ फीडिंग करोगे तो फिर इस सीट का जो SD डाटा सीट जो पेस्ट वाली है यह लिंक हट जाएगा। अगर वो करना चाहिए तो फिर आपको दूसरी सीट डाउनलोड करनी पड़ेगी, यहाँ से वो लिंक हट जाएंगे। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। यहाँ आप मैनुअली फीडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फीडिंग करके बताऊँ, नीचे 115 और उसके बाद में 16 की एंट्री मैं करना चाह रहा हूँ तो हो जाएगी। यहाँ मैं ऐसा नंबर ऐसे ही डेमो दे रहा हूँ, उसके बाद में नाम ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आराम से यहाँ आसानी से यहाँ आपके हो जाएगा, आप फीडिंग कर सकते हो। तो ये मैनुअली फीडिंग अगर कोई करना चाहे शाला दर्पण से नहीं लेके उसको समस्या हो रही हो तो वो यहाँ सीधे कर सकते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न पूछा है, अगर हमारे इस विद्यालय के अंदर एक सेक्शन नहीं है, 3-3, 4-4 सेक्शन है और उन सभी सेक्शन के अंदर शाला दर्पण से हम जो डाटा डाउनलोड करते हैं उसके अंदर बच्चों के नाम अल्फ़ाबेट के अनुसार आ जाते हैं, जिससे हमें वो सीट बनाने में समस्या होती है। इसका कैसे निराकरण करें? तो इसका चलिए हम समाधान बताते हैं आपको। जैसे आप एक शाला दर्पण से ऐसी सीट को डाउनलोड करते हो जो एक सीट के में आपके डाउनलोड होती है, उस सीट के अंदर ये तो हमारे कम बच्चे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 100, 150, 200, 400, 500 बच्चे हैं और अलग अलग सेक्शन है, ABCDEFG तक है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, और अगर वो अलग अलग आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट के अनुसार अलग अलग हो गए हैं, तो आप पहले क्या करोगे? अगर रोल नंबर के अनुसार बच्चों को असॉर्टिंग करना है तो भी कर सकते हैं, सेक्शन के अनुसार उसको असॉर्टिंग करना है तो भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मान लीजिए रोल नंबर के अनुसार आपके सेक्शन बनाए हुए हैं, अलग अलग ए सेक्शन को आपने मान लीजिए 1101 से 1150 तक अंक रोल नंबर दे चुके हैं आप, और 1151 से लगाकर 1180 तक आपने बी सेक्शन को दिया है, फिर सी को दिया, आप जैसा भी आपको दिया है आप उसके अनुसार इस सीट को असॉर्टिंग कर लो।
कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। आप ये रोल नंबर हैं, इस रोल नंबर्स को आप एक बार ऐसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद होम पेज पर ही ये सॉर्टिंग का है A to Z। इस A to Z ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा कर्सर जब घूम रहा है, इस कर्सर पर A to Z है, आपके रोल नंबर A to Z हो जाएंगे। अभी जैसे मेरे A to Z है, मैं इधर उधर करके बताता हूँ, जैसे J to A करता हूँ तो ये मेरे J to A, मेरा जो नीचे नाम था वो सबसे ऊपर आ चुका है। जैसे ये 1115 ये सबसे ऊपर आ चुका है, और इसे वाई पर नाम युवराज ये पहले आ चुका है। ठीक है, तो अब इसी अनुसार आपके नाम के अनुसार वो इधर उधर हो गए। जैसे मान लीजिए 1101 रोल नंबर आ रहा है, दूसरा नाम अल्फाबेट पे था वो 1105 पे था, जो दूसरे सेक्शन के अंदर था, वो इधर उधर हो गए। तो इस असॉर्टिंग के अनुसार वो एडजस्ट हो जाएंगे। उसका आपको इसके अंदर जाके सॉर्टिंग कर लेना है A to Z। ऐसे करोगे तो ये A to Z हो जाएंगे। फिर आपका जो सेक्शन खत्म होता है वहां तक के डाटा लेके फिर अपने उस सीट पे पेस्ट कर सकते हो, या इसके आधार पर वहां आप टाइप भी कर सकते हो। तो ये आपका इस समस्या का समाधान है। थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा भाई साहब। आप चाहो तो फिर इनकी यहाँ पर अलग अलग सीटें बना लें। यहाँ पर सेक्शन A दे दो, फिर यह दो, फिर और अलग करके इसको सेक्शन B दे दो, फिर सेक्शन C D, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन की यहाँ पर आप कॉपी करके यहाँ से डाटा लेकर यहाँ आप को पेस्ट कर देना है। अलग अलग सेक्शन बना दो A B C D, फिर यहाँ से कॉपी करके वहाँ अपनी सीट पे ले जाओ, कोई समस्या नहीं होगी, आपका काम तुरंत हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हमें अगर मार्क एंट्री करनी है, अंक भरने, तो अंक भरने के लिए भाई साहब ये तो स्टूडेंट डाटा एंट्री है, यहाँ तो आपको मैन्युअली बता दिया हमने कि आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और ये है मार्क एंट्री। बिल्कुल अलग अलग सेक्शन कर दिए हैं ताकि आपको समस्या किसी प्रकार के नहीं हो। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हमारे बच्चों की डिटेल भरनी है, यहाँ पर बच्चों के अंक भरने हैं बस। यहाँ अंक भरने के लिए ये जो सफ़ेद कलर की सेल्स है इसके अंदर भरोगे, लेकिन सब्जेक्ट अनिवार्य जो सब्जेक्ट हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सीधे जैसे 9th क्लास में भरे थे वो उसी अनुसार या फीड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ये कि हम कई बार ये क्या कि ये फ्रीज कर रखा है, ये अंदर सेल्स दब जाती है तो हाइड हो जाती है, तो आप सोचते हो कि यार सेल है ही नहीं हमारे, नहीं, आप यहाँ नीचे जाके इसको इधर जैसे जैसे सरकाओगे तो ये आपका पूरा पेज दिखना शो हो जाएगा। फिर इधर अपन चलेंगे तो ये हमारे जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, इनकी तो एंट्री नॉर्मल है, ये तो आप कर ही लोगे। समस्या ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज़्यादा हमारी पूछी जा रही है, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैं आपको मात्र 1 मिनट में समझा दूंगा करना क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंट्री करने से पहले ये इंश्योर हो लें हमें हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है कितने। मान लीजिए अमूमन स्कूल में 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें ये 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर ऊपर जो ये कोडिंग कर रखी, इस कोडिंग को एक बार आप समझ ले। ये कोडिंग क्यों करनी पड़ी ये भी बता दूं मैं आपको कि ये कोडिंग इसलिए करी, जैसे यहाँ पर इस कोडिंग के अंदर पीले कलर की जो सेल है उसमें PT SP OPS और VC, ये हमने कोडिंग इसलिए की है कि P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ये ध्यान रखें, आपका अगर विषय प्रैक्टिकल है तो ये P के अंदर मिलेगा। अगर आपका विषय थ्योरिकल है और थ्योरी का है तो सैद्धांतिक है, तो इस T जो हमने कोड कर रखा है इस T के अंदर मिलेगा। अगर आपका और स्पेशल सब्जेक्ट है तो SP के अंदर मिलेगा, OPS के अंदर मिलेगा, और VC का मतलब होता है वोकेशनल, ये सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा। अब मेरी स्कूल में सिर्फ थ्योरिकल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरे साइंस पॉलिटिकल साइंस है, तो इस P के अंदर नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल का ही है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ P, यहाँ देखना चाहूँ तो ये पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है वही आएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया कि अब सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आप जहाँ P सेलेक्ट है वहाँ सिर्फ T सेलेक्ट कर दें। जैसे ही आप T सेलेक्ट करोगे तो आपके देखो आपके सुविधा के लिए क्या गया है, ताकि इतनी लंबी लिस्ट में से आप ढूंढोगे कैसे, उसको हमने शॉर्टेज करने के लिए अलग अलग कोड में उसको बांट दिया। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट मिलेंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, आपके हिंदी लिटरेचर है, आपके इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी जो ये थ्योरी वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट इसमें T जो हमने कोड बना रखा है इस T कोड के अंदर मिलेगा। अब जो अभी सब्जेक्ट हैं
तो पहले वाला जो ग्रुप है, जो ऑप्शनल 1 है, इसमें जो दूसरे से आ रहे हैं इसको आप हटा दो, हमें ये नहीं चाहिए। बस ये आपका पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। अब आपका दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ दूसरा में हिस्ट्री सिलेक्ट किया है, तो ये देखो टी के अंदर हिस्ट्री आएगा ये तो, ठीक है। अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। फिर जो 3 नंबर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 3 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपके जैसे ये ज्योग्राफी है तो ये प्रैक्टिकल में होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो ये पी में मिलेगा। आपके हिंदी लिटरेचर है तो आपके हिंदी लिटरेचर टी के अंदर मिलेगा, टी जो कोड है उसके अंदर मिलेगा, तो ये आपको टी कर देना है। और आपके ये सब्जेक्ट नहीं, ये 2 ही हैं, तो आप जैसे इस सब्जेक्ट को हटा दो, नहीं है तो हटा दो इसको, ये हमने हटा दिया। बस हमारे 3 सब्जेक्ट है, 3 ही रहने दिए, ठीक है। और चौथा जो सब्जेक्ट कहीं पर एडिशनल के रूप में जहाँ है ना, अगर नहीं है इनको हटा दो आप, ये हमारे नहीं है तो हटा दो इनको, रखो मत आप। ये तो सबके लिए कॉमन बनता है प्रोग्राम, इसलिए ये हमें डाटा चेक करने के लिए यहाँ लिखना पड़ता है, इसलिए हमने लिखा। बाकी आप यहाँ से एंट्री हटा दी। अब क्या करना है, अब आप सीधे ऑप्शनल जो 1 नंबर ऑप्शनल है इस पे गए आप। पहला नंबर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल 1 लिखा है, इसके अंदर हमने पॉलिटिकल साइंस को चुना है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने यहाँ जाएंगे, कोडिंग करेंगे। अब ये कोड कहाँ काम आता है, इसमें कोड 1 2 3 दे रखा है, तो 1 नंबर का मतलब है ये 1 नंबर कॉलम आएगा। 2 नंबर कोड का अर्थ है ये 2 नंबर कॉलम आएगा, और 3 नंबर का मतलब इस 3 नंबर कॉलम में अगर कोई लिखा है तो इस 3 नंबर कोड के अंदर आएगा। यही है, जैसे किसी स्कूल में 5-6 सब्जेक्ट है और वो 1-1 2-2 ग्रुप के अंदर चलते हैं, किसी की हिस्ट्री पॉलिटिकल और हिंदी है, किसी की हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है, तो अलग अलग जो होते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर इस कॉलम का उपयोग करते हैं, इसलिए ये व्यवस्था है। और जहाँ 3 ही सब्जेक्ट हैं, मात्र ऑप्शनल के अंदर 1-1 सब्जेक्ट ही है, तो ये व्यवस्था जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अनुसार कर ले। फिर यहाँ सब्जेक्ट के नंबर यहाँ भर देवे आप, आराम से यहाँ आपका काम हो जाएगा। 100 में से जो अंक देने हैं ये इस बार केवल मात्र सत्र 2019-20 के लिए ही व्यवस्था है। जो बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर 100 अंक देने हैं वो 100 देने हैं, और 100 के आधार पर 30% ऑटोमेटिक इस प्रोग्राम के अंदर हो जाएंगे। आप तो 100 में से जो आपको अंक देने हैं वो यहाँ इस कॉलम के अंदर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि हम जब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो नाम नहीं आता, तो ये मैंने पहले ही बता दिया और अभी बताता हूँ। जैसे पॉलिटिकल साइंस पी कर रखा हमने, यहाँ पर हमने कोड कर दिया पी, और अब अगर हम यहाँ पर थ्योरी का सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, हम तो हिस्ट्री या और कोई ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं वही मिलेंगे। अगर आप चाहो कि मुझे ये लिस्ट देखनी है कि ये प्रैक्टिकल की थ्योरिकल सब्जेक्ट की लिस्ट का है, तो ये आपकी जो इस सीट के अंदर जो मास्टर सीट है, इस मास्टर सीट पर ये आपके सब्जेक्ट की लिस्ट है। इसमें हमने ये प्रैक्टिकल की कोडिंग लिखा है, प्रैक्टिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस पर हमने पी कोड कर रखा है, और ये सब्जेक्ट हमने यहाँ लिस्ट बना रखी है। आपकी सुविधा के अनुसार हमने नीचे ये थ्योरी के जो सब्जेक्ट है हमने उसको टी कोड करके ये सब्जेक्ट लिख दिए। इस प्रकार हमने आगे भी इसी प्रकार जो एसपी कर रखा है, मतलब स्पेशल प्रैक्टिकल, जिसमें ये म्यूजिक वाले जितने भी हैं वो आ रहे हैं, तो हमने इसको अलग कोड कर दिया। नीचे आपके अदर प्रैक्टिकल ऑप्शनल ओपीएस, इसको अलग प्रैक्टिकल में ले लिया, और नीचे वोकेशनल को वीसी हमने कोड दिया, और ये वीसी के अंदर वोकेशनल के सब्जेक्ट ले लिए। अब जैसे आप वहाँ टी सेलेक्ट करोगे तो ये टी के अंदर जितने सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये एक नई तकनीक है, आप समझ नहीं पाए थे, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप समझो ये, और समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या शानदार टेक्निक है, ताकि हमें इतनी बड़ी लिस्ट में से इतने मतलब सब्जेक्ट को चुनने में दिक्कत आएगी, केवल टी करने से सिर्फ उसमें से छंटनी हो जाएगी, हम वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। अब प्रैक्टिकल के इतने से सब्जेक्ट है, आप आसानी से इसमें आप सब्जेक्ट वहाँ से चुन पाओगे, नहीं तो ये पूरी इतने लंबी लिस्ट में से वहाँ अपन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने यहाँ मार्क एंट्री के अंदर ये कोडिंग कर दी। आप पीक में जो पी वाले सब्जेक्ट जो अभी आपने देखे थे वो सब इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपने जैसे ओपीएस करके बताता हूँ, ये ओपीएस, तो ये छोटी सी लिस्ट है ओपीएस की, इसमें जाओगे सब्जेक्ट के अंदर,
तो ये बिल्कुल छोटी सी लिस्ट है। तो ये इतने ही, अब इनको इतने बड़े सब्जेक्ट लिस्ट में से इनको ढूंढना थोड़ा दिक्कत होती है। आप सिर्फ ओपीएस किया तो ये 4 सब्जेक्ट आ गए, आपके लिए कितनी आसानी होगी। बिल्कुल आपके ये एक तरह से अंदर से आप डाटा को फिल्टर करवा दिया, ये अंदर फिल्टर लगा हुआ है। इस प्रकार हमने ये काम किया। तो अब आपको ये पीले कलर की सेल के अंदर टीपी और ओपी और ओपीएस और वीसी जो है उसके अर्थ मालूम चल गए होंगे। ये कोड है, कोडिंग वर्ड है, ये कहीं से आए नहीं, हमने हमारे प्रोग्राम की सुविधा के लिए कोड कर रखा है, कोई अलग से नहीं है ये, ताकि हमारा ये प्रोग्राम है वो उसकी कोडिंग से उसको सर्च कर सके। सर्च करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर के कोडिंग है, उस पर आप मत जाइए। अब अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि अगर विषय का अंक भार बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो भाई साहब इसके लिए तो बहुत आसान काम है, ये हमने अलग ही कलर कर रखे हैं, पीले कलर, इसके अंदर ये अनलॉक है। आप इसका अंक बार चेंज करना चाहो तो यहाँ से अंक बार चेंज कर सकते हो, जो अंक बार है वो चेंज कर सकते हो। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ये तो आप कर ही लोगे इतना छोटा सा काम तो। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, जो हमारे शिक्षक गणों ने पूछा है कि टीचर वाइज अगर रिजल्ट में हमारे जो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम वहाँ लेके जाते हैं अपन टीचर वाइज रिजल्ट, ये टीचर वाइज रिजल्ट है, इसमें हमारे सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में, फिर भी वो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। जैसे हमारी ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये कंपल्सरी आ गए, और उसके बाद में ये ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, ये हिस्ट्री था, लेकिन ये बायोलॉजी टाइपिंग हमारे स्कूल में है नहीं और फिर भी शो हो रहे हैं, इसका क्या इलाज करें। अरे साहब हमने सिर्फ चेक करने के लिए, ये क्या होता है कि हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये चीज़ वहाँ पीछे जाए कि नहीं जाए। जैसे हमने यहाँ बायोलॉजी लिखा तो ये बायोलॉजी यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ आता है या नहीं आता है, ये चेक करने के लिए है, हमने सिर्फ चेक करने के लिए किया। जैसे एक कलाकार किसी माइक पे हेलो हेलो अनाउंसर करता है तो हेलो हेलो करता है, वो उसको चेक करता है, उसी प्रकार हम भी इस सेल को चेक करते हैं। डेमो मात्र है, आप मात्र यहाँ से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आप मार्क एंट्री से इसको हटा दें, और ये टाइपिंग को भी यहाँ से डिलीट करके हटा दें। आप जैसे यहाँ से हटा दोगे तो टीचर वाइज चीज में यहाँ शो नहीं होगा। बस इतना सा काम है, आप सीख जाओगे, बहुत इजी और नॉर्मल है, आप सीख जाओ। अब आपके सब्जेक्ट जो आपने वहाँ भरा वही आएंगे, इसके अदर कोई दूसरा आ रहा है कहीं से तो आप उसको वहाँ से एंट्री को हटा दे। अब 9वां क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया कि सर हमने सब कुछ काम अच्छे से कर लिया, लेकिन जब हम मार्कशीट पे जाते हैं तो ये इस प्रकार खाली शो होती है, केवल रोल नंबर दिखाई देता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्या करें हम, इसका क्या इलाज है। वो ये तो नॉर्मल है। इसमें क्या है सर कि जब हम किसी डाटा को वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो वो जो एक्सेल में होता है तो वो प्रॉपर एक्सेल नहीं होकर वो स्प्रेडशीट के अंदर डाउनलोड हो जाता है, उसके अंदर डाटा प्रॉपर होते नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आप उसको एक्सेल सीट में बदलना होता है। इतना काम आप मत करो, आप तो बहुत इजी काम बता रहा हूँ मैं। आप अगर यहाँ डाटा शो नहीं हो रहे हैं तो आप सीधा जहाँ मार्क एंट्री की है उससे पहले आपने जहाँ पर ये डाटा स्टूडेंट के डाले हैं जिसमें बच्चों की यहाँ रोल नंबर है, देख लीजिए एक बार। अगर वहाँ अगर मार्कशीट के अंदर आपको शो नहीं हो रहा है, जैसे ये मार्कशीट आपको दिखाता हूँ एक बार फिर आपको, ये मार्कशीट इसके अंदर डाटा शो नहीं हो रहा है, परेशान मत होइए। आप सीधा ये जो सीट है स्टूडेंट डाटा एंट्री, इस पे जाइए और यहाँ ये कॉलम, पहला ही कॉलम जो रोल नंबर का है, इस रोल नंबर पर आप जो डाटा यहाँ पेस्ट सीट से, इस पेस्ट सीट से जो आ रहे हैं, ये डाउनलोड वेबसाइट से हो रखी थी, इस वजह से ये डाटा प्रॉपर नहीं है और इसलिए ये जो है इसको आप मैन्युअली फीडिंग कर दो। जैसे 1101 है तो आप 1101 को मैन्युअली टाइप कर दो, 1101, 1102, 1103, ये मैन्युअली फीडिंग कर दो। और अगर आप लंबा इतना नहीं करना चाहो तो एक बहुत आसान सा ट्रिक है, आप दोनों को साथ में सिलेक्ट करें। जैसे 1101 और 1102 दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लैक कलर में प्लस का निशान आएगा, उसको स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, इसको पकड़ के माउस की सहायता से इसको नीचे ले आओ। जैसे जैसे नीचे लाओगे ये डाटा फिल हो जाएंगे, यहाँ तक पूरे फिल हो गए 1108 तक। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने मैनुअल फीडिंग किया। 1108 याद रखना, 1108
ठीक है। अब आपको फर्क क्या है 1109 का और 1108 तक के डाटा में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा पीछे। जैसे ही अपन वापस अपन मार्कशीट के अंदर गए, ये मार्कशीट के अंदर ऑटोमेटिक शो हो गए ये तो। जैसे हम 1108 तक जाते हैं, आपको 1108 तक डाटा दिखाई देंगे। जैसे आप 1109 में जाओगे, यहाँ पर डाटा नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या, वो डाटा हमारे वेबसाइट से आए थे इसलिए वो शो नहीं। वहाँ आप मैनुअली फीडिंग कर लो। कहाँ करने हैं, या आपको स्टूडेंट डाटा एंट्री में ये रोल नंबर है, इसको मैनुअली फीडिंग कर दो। आपके मार्कशीट के अंदर पूरे डाटा ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। ये भी समस्या का समाधान हो चुका है। अंत में एक 10वां क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा कि सर हम मार्कशीट को सभी बच्चों की एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा एक निवेदन रहा आपसे कि हम एक साथ जब करते हैं तो उसमें क्या पेज को एक सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है, लेकिन क्या पूरे उसको हर पेज पे फॉर्मूलाज लिंक भी करना पड़ता है, तो कई बार ऊपर नीचे होने से थोड़ी त्रुटियां रह जाती है। इसलिए हमने इसको इतनी शानदार कर रखा है कि इसमें कोई त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। फिर आप क्या करोगे कि एक एक निकलोगे, आपके सामने निकलेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे ही एक करके प्रिंट दोगे, जब तक वो प्रिंट आएगा दूसरे को प्रिंट दे दो। आप पीछे से पीछे प्रिंट चलते रहेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप एक साथ दे रहे हो या। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको पहले देख के निकालोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे आपने मान लीजिए आपको 1108 की निकालनी है, ये मैंने 1108 कर दिया सीधे, और मैं सीधे 1108 की ये निकाल दी। अब मेरे सामने पूरे डाटा है, मैं देख लिया, नाम वगैरह चेक कर लिया, उसके बाद प्रिंट दो तो मुझे भी संतुष्टि रहेगी कि मैं जो निकाली है वो एकदम ओके रिपोर्ट है। तो ये बहुत आसानी के लिए काम किया हुआ आपके। ये थोड़ा आप इसको अपर वर्जन समझे या अच्छी चीज़ समझे, आप उसको लेकर करें तो ठीक रहेगा। और मैं समझता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका मैं सही तरीके से जवाब दे पाया, और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इस सीट पर काम करने में कोई प्रकार की दुविधा नहीं होगी। आप आसानी से काम कर सकोगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आगे भी आपके सामने इसी प्रकार प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।